पृथ्वी से निकलने वाले टीवी और रेडियो सिग्नल्स अक्सर वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। ये सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो किसी भी दिशा में स्पीड ऑफ लाइट यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सफर करते हैं। सिग्नल्स जितने पुराने होंगे वो पृथ्वी से उतने ही दूर निकल चुके होंगे। जैसे कि अगर कोई हमसे 50 लाइट ईयर्स दूर मौजूद हो और इन सिग्नल्स को पकड़ सके तो वो आज भी 50 साल पुराने टीवी और रेडियो शो देख और सुन सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया में हमारे अलावा भी कोई है जिन्हें ये सिग्नल मिला होगा, और क्या वो इंसानी सभ्यता के इस संकेत को समझकर हमसे संपर्क करेंगे? यही सवाल अक्सर नन्ही एली के दिल में भी उठता था। बिना माँ के सिर्फ अपने पिता की परवरिश में पली वो बच्ची अपने पिता के पुराने रेडियो से लंबी दूरी तक संदेश भेजने की कोशिश करती रहती और इंतजार करती किसी अनजाने जवाब का। वो बार बार अपने पिता से यही सवाल करती कि क्या इस दुनिया में हमारे अलावा भी कोई सभ्यता मौजूद है। हालांकि इस सवाल का जवाब उसके पिता के पास भी नहीं होता, पर वो कहते, अगर इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं तो क्या ये पूरी दुनिया, ये अंतरिक्ष बेफिजूल की बस खाली जगह है? अपने पिता की बातों से प्रेरित होकर एली ने अपना मकसद पहचान लिया था। बड़ी होते ही वो SETI प्रोग्राम से जुड़ गई। SETI यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इस प्रोग्राम का मकसद था दूसरे ग्रहों पर बुद्धिमान जीवन यानी एलियंस की तलाश करना। एली को हाल ही में प्योर्तो रिको के एक छोटे से शहर में भेजा गया था जहां एक विशाल स्पेस ऑब्जर्वेटरी मौजूद थी। वहां एक बड़ा सा एंटीना लगा था जो अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक सिग्नल भेज और रिसीव कर सकता था। अब तक वहां ब्लैक होल्स और नए ग्रहों पर रिसर्च होती थी, लेकिन अब एली वहां एलियंस की खोज करने वाली थी। दिन रात हेडफोन लगाए अंतरिक्ष से आने वाली आवाजें सुनना किसी के लिए भी शायद एक उबाऊ काम होता, पर एली के लिए ये हर पल एक एडवेंचर था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि एक दिन कोई ना कोई आवाज जरूर आएगी जो एलियंस के अस्तित्व की गवाही बन जाएगी। एली की तरह ही दुनिया से अलग सोच रखने वाला एक और शख्स था जिसका नाम था केंट। केंट यूं तो देख नहीं सकता था, लेकिन उसे अंतरिक्ष की आवाजें सुनना पसंद था। केंट उस ऑब्जर्वेटरी का हेड रिसर्चर था। उसने एली का स्वागत करते हुए उसे अपनी टेक्नीशियन टीम से मिलाया और सभी मिलकर अपने काम पर लग गए। फिर एक रोज डेविड ड्रमलिन एली की ऑब्जर्वेटरी में आया। ड्रमलिन व्हाइट हाउस का चीफ साइंटिफिक एडवाइजर था जो SETI प्रोग्राम के निरीक्षण के लिए आया हुआ था। उसके स्वागत में उस शाम ऑब्जर्वेटरी में एक पार्टी रखी गई। हालांकि ड्रमलिन को ये SETI प्रोग्राम सरकारी पैसों की बर्बादी लग रही थी। उसका मानना था कि उन्हें थ्योरेटिकल और काल्पनिक चीजों की खोज छोड़कर प्रैक्टिकल चीजों पर रिसर्च करनी चाहिए। पर तभी एक आदमी वहां आया और उसने कहा, भला सच की खोज करना पैसों की बर्बादी कैसे है? आखिर विज्ञान का असली मकसद ही तो सच की खोज करना है। उसे सुनकर ड्रमलिन की बोलती बंद हो गई। उस शख्स का नाम पामर जॉस था। पामर एक प्रसिद्ध स्पिरिचुअल फिलोसोफर और लेखक था जो ईश्वर और धार्मिक जैसे विषयों पर गहराई से विचार करता था। एली को पामर का अंदाज भा गया। पामर भी एली में काफी इंटरेस्ट दिखा रहा था। हालांकि उन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, पर फिर भी उनके दिल आपस में जुड़ गए। उस रात उन दोनों ने एली के घर पर प्यार भरे पल बिताए। इसी दौरान पामर ने एली के घर पर उसकी और उसके पिता की तस्वीर देखी और एली से उसके पिता के बारे में पूछा। इस पर एली ने बताया कि जब वो 8 साल की थी तब एक बीमारी ने उसके पिता की जान ले ली। तब से वो इस दुनिया में अकेली है। इस पर पामर उसे ये कहकर दिलासा देने लगा कि वो अकेली नहीं है, भगवान उसके साथ है। पर यह बात एली को रास नहीं आई, क्योंकि वो भगवान और आस्था जैसी चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी। वो हर चीज के पीछे साइंटिफिक सबूत तलाश करती थी। पामर को धर्म और आस्था की बात करते देख वो उसे अलविदा कहकर अपनी ऑब्जर्वेटरी में आ गई। लेकिन वहां पहुंचकर एली को एक झटका लगा। केंट ने उसे बताया कि ड्रमलिन ने उनका SETI प्रोग्राम बंद कर दिया है। दरअसल ड्रमलिन का मानना था कि अंतरिक्ष में केवल कार्बन और गैसों के अलावा और कुछ नहीं है, और अगर अंतरिक्ष में एलियंस हुए भी तो वो इतनी दूर होंगे कि उनसे कांटेक्ट करना नामुमकिन है। इसलिए SETI प्रोग्राम को केवल पैसों और समय की बर्बादी बताकर ड्रमलिन ने इसकी फंडिंग रोक दी थी। एक पल में ही एली का सारा सपना चूर चूर हो गया। वो मायूस होकर घर लौट आई। हालांकि एली को पूरा यकीन था कि अंतरिक्ष बेफिजूल ही इतना विशाल नहीं हो सकता, दुनिया में और भी सभ्यताएं जरूर हैं। वो अपनी ये खोज किसी भी हाल में रोकना नहीं चाहती थी। उसने केंट और अपनी बाकी टीम के साथ न्यू मैक्सिको जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि हाल ही में न्यू मैक्सिको में VLA का निर्माण किया गया था। VLA यानी वेरी लार्ज अरे, बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स का ऐसा समूह था
जो अंतरिक्ष से आने वाली बेहद सूक्ष्म रेडियो तरंगों को पकड़ सकता था, वो भी कई लाइट ईयर्स दूर से। लेकिन इन टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करना आसान नहीं था। इसके लिए ना सिर्फ सरकार की मंजूरी चाहिए थी, बल्कि एक बड़ी फंडिंग भी। एली ने हर दरवाजे पर दस्तक दी। 13 महीनों तक एक कंपनी से दूसरी कंपनी, हर जगह जाकर वो अपने प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखती रही, लेकिन हर बार उसे नाकामयाबी ही मिली और हर बार उम्मीद थोड़ी और टूटती गई। आखिरकार 13 महीनों की तलाश के बाद एली हेडन इंडस्ट्रीज के ऑफिस में पहुंची, जिसका नाम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार था। एली को इस कंपनी से बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि ये कंपनी एक फाउंडेशन चलाती थी जो सबसे क्रिएटिव और साहसी साइंस प्रोजेक्ट्स को फंड करता था। एली ने उनके बोर्ड मेंबर्स के सामने अपना प्रोजेक्ट पेश किया। SETI एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अंतरिक्ष में बुद्धिमान एलियन सभ्यताओं की खोज के लिए समर्पित था। खुशकिस्मती से वहां एली के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। एली ने तहे दिल से उनका धन्यवाद किया। एली को अब एक हेडक्वार्टर और रेडियो टेलीस्कोप्स की पूरी फौज मिल गई थी। वो पूरी शिद्दत से अपने काम पर लग गई। वो घंटों डिश एंटीना के पास बैठी अंतरिक्ष से आने वाली आवाजों को सुनती रहती। इसी तरह 4 साल गुजर गए। हालांकि अब तक उसे किसी ग्रह पर जीवन के कोई संकेत नहीं मिले थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसके हौसलों को टूटने नहीं दिया था। वो अभी भी उतनी ही मेहनत से काम कर रही थी, पर तभी उसके सपनों पे एक और ग्रहण लग गया। केंट ने उसे बताया कि ड्रमलिन एक बार फिर उनके रास्ते का रोड़ा बन रहा है। दरअसल ड्रमलिन ने गवर्नमेंट और बाकी साइंटिस्ट्स के दिमाग में भी इस प्रोग्राम के फिजूल होने की बात डाल दी थी। इसलिए अब गवर्नमेंट खुद ये प्रोजेक्ट बंद करवाना चाहती थी। भले ही इस प्रोजेक्ट को हेडन इंडस्ट्रीज फंड कर रही थी और उन्होंने 6 सालों के लिए उस जगह और रेडियो टेलीस्कोप्स को लीज पर ले लिया था, पर गवर्नमेंट के आदेश के आगे वो कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती थी। सरकार ने एली और उसकी टीम को वो जगह खाली करने के लिए 3 महीनों की मोहलत दी थी। इस बात से एली काफी ज्यादा टूट चुकी थी। उसे सब खत्म सा लगने लगा था। वो मायूस होकर डिश एंटीना के पास चली आई और एकांत में बैठकर एक बार फिर फ्रीक्वेंसीज को सुनने लगी। तभी कुछ ही पल बाद एली के हेडफोन में एक अजीब सी आवाज गूंजी, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। एक ठंडी सनसनी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ये एक रेडियो सिग्नल था जो सीधा अंतरिक्ष की गहराइयों से आ रहा था। एली बिना वक्त गंवाए दौड़ती हुई कंट्रोल रूम पहुंची और अपनी टीम के साथ मिलकर उस अजीब सिग्नल की रिकॉर्डिंग और जांच में जुट गई। जल्द ही पता चला कि वो सिग्नल हमसे 26 लाइट ईयर्स दूर वेगा नाम के एक स्टार सिस्टम से आ रहा था और कुछ मिली सेकेंड्स के अंतराल पर लगातार पल्सेस भेज रहा था। एली की टीम को लगा ये कोई आम प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन एली ने इन पल्सेस को गौर से देखा और तब उसने महसूस किया ये कोई रैंडम सिग्नल नहीं था। ये पल्सेस प्राइम नंबर्स को दर्शा रहे थे। प्राइम नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जो केवल एक या खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। ये प्राइम नंबर्स हैं। एली ने अपनी टीम से कहा कि अगर ये प्राइम नंबर्स हैं तो ये प्राकृतिक घटना बिल्कुल नहीं हो सकती, बल्कि कोई बुद्धिमान सभ्यता ही ये सिग्नल भेज सकती है। हालांकि एली की टीम के लिए इस पर यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि वेगा स्टार सिस्टम अभी विकास की शुरुआत में था। जैसे हमारे सौरमंडल को पूरी तरह विकसित होने और पृथ्वी पर जीवन पनपने में 3.5 अरब साल लगे, लेकिन वेगा महज 40 करोड़ साल पुराना था। अब तक वहां कोई भी ग्रह स्थिर नहीं था। चारों ओर सिर्फ चट्टानों का तूफान था, बिखरी हुई असंतुलित दुनिया। ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वहां जीवन पनपना लगभग असंभव माना जा रहा था। लेकिन एली ने अपनी टीम को समझाते हुए कहा, संभव है उनका घर वेगा में ना हो, शायद वो कहीं और से आए हों और वेगा बस एक माध्यम हो, एक रिले पॉइंट, सिग्नल भेजने का जरिया। अपने यकीन को हकीकत में बदलने के लिए एली ने सरकार को उस सिग्नल की जानकारी दी और फिर कुछ ही घंटों में मिलिट्री और सरकारी अधिकारियों की एक टीम एली की ऑब्जर्वेटरी पर पहुंच गई। उनके साथ ही वहां पहुंचा डेविड ड्रमलिन, जो अब इस पूरे मिशन की कमान अपने हाथ में लेने वाला था। एली ने सभी अधिकारियों को बताया कि उसने दुनिया के 22 देशों के ऑब्जर्वर से इस सिग्नल की पुष्टि करवा ली है। सभी ने माना कि ये सिग्नल वेगा स्टार सिस्टम से ही आ रहा है और ये निश्चित तौर पर किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा भेजा गया है। इस पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल ने सवाल उठाया, अगर वो सभ्यता इतनी उन्नत है तो उन्होंने सीधे इंग्लिश में बात क्यों नहीं की, प्राइम नंबर्स जैसी बेसिक मैथ की भाषा ही क्यों चुनी? एली ने बिना हिचक के जवाब दिया, क्योंकि इस धरती पर 70% लोग इंग्लिश नहीं दूसरी भाषाएं बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसी भाषा है जो सभी के लिए समान होती है, और अगर उन्होंने प्राइम नंबर्स भेजे हैं तो इसका मतलब है उन्हें हमारे बारे में बहुत कुछ पहले से पता है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सुनकर ड्रमलिन ने तंज भरे लहजे में कहा,
वेगा को तो रिसर्चर्स सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आज तक वहां से ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया। पर जैसे ही तुमने एलियंस की खोज शुरू की, उन्होंने प्राइम नंबर्स ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। ये बात कुछ हजम नहीं हुई डॉक्टर हैरोवे। इस पर एली ने कहा, जो सिग्नल हमें मिला है वो उन्होंने 26 साल पहले ही भेज दिया था, पर क्योंकि वेगा स्टार सिस्टम यहाँ से 26 लाइट ईयर्स दूर है, इसलिए लाइट की स्पीड से भी वहां से भेजे गए इस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 26 साल लग गए। इसी दौरान कैंट वहां आया। कैंट को वापस देखकर एली का हौसला और ज्यादा बुलंद हो गया। तभी उन्हें वेगा से ही आया एक और सिग्नल प्राप्त हुआ, लेकिन इस बार आया सिग्नल कुछ अलग था। कैंट ने भांप लिया कि ये एक टीवी ट्रांसमिशन है। एली ने बिना वक्त गंवाए उसे स्क्रीन पर चलाया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सभी की नजरें टीवी पर थी, दिल की धड़कनें तेज। और फिर जो उन्होंने देखा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। स्क्रीन पर चल रहा था एडोल्फ हिटलर का एक पुराना फुटेज, जिसमें वो ओलंपिक गेम्स को लेकर एक भाषण दे रहा था। ये देखते ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल घबरा गया। वो तुरंत एली और ड्रमलिन को लेकर व्हाइट हाउस पहुंचा और इस चौंकाने वाले सिग्नल की जानकारी प्रेसिडेंट तक पहुंचा दी। प्रेसिडेंट की चीफ ऑफ स्टाफ ने उसे सुनकर तीखे शब्दों में कहा, 20 मिलियन लोग मरे थे उस एक आदमी को रोकने के लिए, और अब एलियंस ने अपना पहला संदेश देने के लिए उसी को चुना। इस पर एली ने कहा, हिटलर और पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल हिटलर का वो भाषण जो सन 1936 में ब्रॉडकास्ट हुआ था, वो दुनिया का पहला हाई पावर टीवी ब्रॉडकास्ट था जो जरूर अंतरिक्ष में भी गया होगा। एलियन सभ्यता ने उसी टीवी ब्रॉडकास्ट को हमें वापस भेजा है। शायद वो हमें ये बताना चाहते हैं कि वो हमें सुन सकते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट ने उसी वक्त एक प्रेस मीटिंग बुलाई और दुनिया को भी इस ऐतिहासिक खोज के बारे में बताया, जिसके बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी। इसी दौरान एली को कैंट का वीडियो कॉल आया। कैंट ने बताया कि एलियंस के ट्रांसमिशन में उन्हें एक छुपा हुआ संदेश मिला है। दरअसल एलियंस ने 50 फ्रेम पर सेकंड का फुटेज भेजा था, जिसमें से केवल 25 फ्रेम्स में ही हिटलर का फुटेज था। बाकी के 25 फ्रेम्स में ही एलियन का छुपा हुआ वो संदेश था। वो संदेश एलियन भाषा में लिखा था और उन्हें एलियन के संदेशों से भरे ऐसे कई पेजेस मिले थे। उन्हें देखकर एली की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि ये इस बात का सबूत था कि उनका सामना एक बहुत ही उन्नत एलियन सभ्यता से होने जा रहा था। हालांकि एलियन भाषा होने के कारण उस संदेश में क्या है ये जान पाना बहुत ही मुश्किल था। जल्द ही न्यूज चैनलों के जरिए एलियन से मिले उस संदेश की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। लोगों में अफवाहों की चिंगारी उड़ रही थी। कुछ को लग रहा था कि वे एलियंस भगवान हैं और उन्होंने एक बार फिर इंसानों को अपना संदेश भेजा है। वहीं कुछ लोग मान रहे थे कि एलियंस धरती पर हमला करने वाले हैं। इसी बीच एली वापस अपने कमांड सेंटर यानी कि न्यू मैक्सिको पहुंची। उसने देखा कि उसके कमांड सेंटर के बाहर लोगों का जैसे मेला लगा हुआ था। एली ने देखा कि वहां अलग अलग समूह के लोग थे। कुछ लोगों का समूह वहां एलियंस को भगवान मानकर पूजा पाठ कर रहा था, तो वहीं कुछ लोग एलियंस को शैतान के रूप में देख रहे थे। वहीं एली ने एक आदमी को देखा जो भीड़ में खड़े लोगों को भाषण दे रहा था। वो कह रहा था कि ये साइंटिस्ट ही हैं जो हमेशा से धरती को विनाश के कगार पर लाते रहे हैं। परमाणु बम बनाकर इन्होंने पर्यावरण का नाश किया, पानी और हवा को भी इन्होंने ही दूषित किया। इसलिए ईश्वर इनके कर्मों की सजा पूरी मानव जाति को देने आ रहे हैं। इतने में ही वो आदमी एली को घूरने लगा। उसे देख एली ने अपने कार की विंडो चढ़ा ली। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए। दिन ब दिन लोगों में ये जानने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी कि एलियन से मिले मैसेज में आखिर क्या है। लेकिन एली और उसकी टीम अब तक उस मैसेज को पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाई थी। संदेश कोई साधारण मैसेज नहीं था, करीब 63,000 पन्नों का था। हालांकि टीम ने एक बात समझ ली थी कि ये पूरा संदेश कई टुकड़ों में बंटा हुआ था। हर पन्ने के किनारे एक अलाइनमेंट सिंबल था, एक खास निशान जो बताता था कि कौन सा पन्ना किसके साथ जुड़ता है। पर परेशानी ये थी कि हर बार 3 पन्ने एक दूसरे से परफेक्टली जुड़ जाते, लेकिन चौथा हमेशा मिसमैच हो जाता, जैसे कोई जरूरी टुकड़ा इस कॉस्मिक पजल से गायब था। हमेशा की तरह उस रात भी एली थक हार कर घर लौटी थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर एक शांत लेकिन भरोसेमंद आवाज आई, मैंने उस एलियन मैसेज को डिकोड कर लिया है। एली हैरान रह गई। उसने उस व्यक्ति से मिलने का समय और जगह पूछी और तुरंत निकल पड़ी। वो एक सुनसान जगह थी जहां एक बड़ा सा प्राइवेट जेट खड़ा था। एली जैसे ही उस प्लेन के भीतर पहुंची, उसने देखा वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि हेडन इंडस्ट्रीज का अरबपति मालिक SR हेडन था। वही हेडन जिसने कभी एली के SETI प्रोजेक्ट को फंड किया था। एली की आंखों में चमक लौट आई। उसने बेसब्री से पूछा, आपने मैसेज कैसे डिकोड किया?
क्या आपको उनकी भाषा समझने की कोई चाबी मिल गई? हैडन मुस्कुराया और धीमे से बोला, बिल्कुल। एलियंस ने सिर्फ एक मैसेज नहीं भेजा है, उन्होंने हमें उसे समझने की कुंजी भी दी है। अगर हम इन पन्नों को 2D में नहीं बल्कि 3D में अरेंज करें तो हर अलाइनमेंट सिंबल एकदम सटीक मेल खाता है। और फिर हैडन ने स्क्रीन पर कुछ दिखाया। एलियन मैसेज के पन्ने जब सही तरह से 3D में जोड़े गए तो उनमें से एक चमकता हुआ टेक्स्ट उभरा जो एलियन भाषा को समझने का कोड था। यही वो चाबी थी जिससे वो रहस्यमय संदेश अब समझा जा सकता था। इसके बाद एली सीधा व्हाइट हाउस में आई जहां अधिकारियों की एक सीक्रेट मीटिंग रखी गई थी। वहीं एली ने सभी के सामने ये खुलासा किया कि उसने एलियन का मैसेज डिकोड कर लिया है। एलियन के मैसेज में एक अनोखी मशीन का डिजाइन था। वो एक ब्लूप्रिंट था जिसमें उस मशीन को बनाने का पूरा तरीका भी दिया हुआ था। एली ने सभी से कहा, एलियंस ने सिर्फ हमें एक संदेश नहीं भेजा है बल्कि उन्होंने एक इनविटेशन यानी कि आमंत्रण भेजा है। ये मशीन किसी तरह की स्पेसशिप है जो हमें उनके ग्रह पर ले जा सकती है। ये सुनकर सारे अधिकारियों का मुंह खुला का खुला ही रह गया। हालांकि इस बीच एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या ये मशीन वाकई एक आमंत्रण है या फिर एक जाल? कुछ लोगों ने आशंका जताई कि क्या पता एलियंस इसी मशीन के जरिए धरती पर हमला करना चाहें या फिर ये कोई विनाशकारी हथियार भी हो सकता है। पर एली ने उन्हें समझाते हुए कहा, अब तक हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे ये लगे कि वो एलियंस हमारे लिए कोई खतरा है। तभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल उसे टोकते हुए बोला, तुम साइंटिस्ट हमेशा यही क्यों मानते हो कि एलियंस अच्छे होंगे? ऐसा क्यों है डॉक्टर? इतना भरोसा कहां से आता है? जवाब में एली ने कहा, अगर कोई सभ्यता इतनी एडवांस्ड है कि वो हमसे लाइट ईयर्स दूर से संपर्क कर सकती है तो वो न सिर्फ तकनीकी रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हमसे कहीं आगे होगी। देखा जाए तो हम इंसान उनके लिए बस सूक्ष्म जीव जैसे होंगे, ना कोई खतरा ना कोई महत्व। क्या हम अफ्रीका के किसी कोने में रहने वाली चींटियों या जानवरों को जानबूझकर मारने जाते हैं? नहीं, हम उन पर रिसर्च करते हैं, उनकी जीवन शैली को समझते हैं। शायद एलियंस भी हमें वैसे ही देख रहे हैं, एक प्राकृतिक जिज्ञासा के रूप में। वो हमें समझना चाहेंगे, ना कि मिटाना। ड्रमलिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एली तुमने चींटियों का उदाहरण बहुत सही दिया, लेकिन तुम भूल रही हो, कई बार हम अनजाने में उन चींटियों पर पैर रख देते हैं और हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एलियंस भी हमें सिर्फ एक सूक्ष्म जीव मानते हैं तो हो सकता है कि रिसर्च करते करते ही सही हमें खत्म कर देने में भी उन्हें कोई पछतावा न हो। अब ये मामला सिर्फ विज्ञान का नहीं रहा बल्कि पूरी तरह एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। अधिकारी रिचर्ड रैंक ने अपनी चिंता जताते हुए कहा, अगर एलियंस के संदेश से ये साबित नहीं होता कि वो हमारे दुश्मन हैं, तो ये भी कहां साबित होता है कि वो शांति चाहते हैं। हम उनकी बात मानकर कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते जिसके नतीजे का हमें कोई अंदाजा न हो और जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि अधिकतर लोग एलियंस को खतरा मान रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि हम कोई ऐसी मशीन बनाएं जिसके बारे में हमें खुद ही समझ नहीं है। और अगर हमने फिर भी ये फैसला लिया तो इसका सीधा असर राष्ट्रपति की छवि पर पड़ेगा। वो न सिर्फ चुनाव हार सकते हैं बल्कि देश की जनता का भरोसा भी खो सकते हैं। ये सुनकर एली को ताजुब हुआ कि अधिकारी विज्ञान को भी राजनीतिक नजरिए से देख रहे थे। एली ने कहा, ये तो विज्ञान के साथ अन्याय है। पर रैंक ने एली को टोकते हुए कहा, मिस जरा समझिए, हमें उन एलियंस की सोच के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें ये भी नहीं मालूम कि वो ईश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं। अब जरा उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए जो उन्हें भगवान मानने लगे हैं। अगर वे प्राणी सामने आए और धार्मिक ना निकले तो लोगों की आस्था को कितनी गहरी ठेस पहुंचेगी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? एली ने सीधा जवाब दिया, लेकिन यहाँ तो साफ जाहिर है कि ये सभ्यता विज्ञान में विश्वास रखती है, इसलिए उन्होंने अपना संदेश भी विज्ञान की भाषा में भेजा। अगर उनका स्वभाव धार्मिक होता तो ये संदेश किसी जलती हुई झाड़ी की तरह आता या आसमान से कोई दिव्य आकाशवाणी सुनाई देती। तभी पीछे से किसी ने कहा, ये आकाशवाणी ही तो है। एली ने जब मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि पामर था। दरअसल कुछ समय पहले पामर की एक किताब पब्लिश हुई थी, लूजिंग फेथ। वो किताब इस विषय पर थी कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी सदियों से चली आ रही हमारी संस्कृति, परंपरा, धर्म, ईश्वर और लोगों की मान्यताओं को खत्म कर रही है। ये अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई थी। उसके बाद से ही पामर कोई आम इंसान नहीं रहा था बल्कि वो आध्यात्मिक सलाहकार बन चुका था। उसने व्हाइट हाउस में भी अपनी खास जगह बना ली थी। एली अचानक उसे वहां देख हैरान रह गई। दरअसल पामर का मानना था कि भले ही एलियन का संदेश वैज्ञानिक भाषा में आया हो, लेकिन आकाश से आई वो आवाज एक धार्मिक प्रतीक की तरह भी देखी जा सकती है। और ऐसे में ये संदेश न सिर्फ साइंस बल्कि आस्था से जुड़े सवाल भी खड़े करती है। इसलिए पामर ने कहा कि उन्हें बिना डर फैलाए
विश्वास के साथ इस खोज को आगे बढ़ने देना चाहिए। पामर की बातों ने एली को काफी प्रभावित किया। वो पामर को दोबारा देखकर खुश थी। कुछ समय बाद राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया को एलियन संदेश की जानकारी दी और उसी शाम व्हाइट हाउस में वैज्ञानिकों और अधिकारियों की एक पार्टी रखी गई। एली भी वहां मौजूद थी। उसकी मुलाकात फिर से पामर जॉस से हुई। हल्की फुल्की बातों के बीच एली ने पामर की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है। एक कोट अब भी मेरे जहन में गूंजता है। तुमने लिखा था, कैसी विडंबना है, लोग इस दौर में विज्ञान को सबसे ज्यादा मानते हैं, सारे जवाब विज्ञान से चाहते हैं, लेकिन फिर भी विज्ञान उन्हें वो एक जवाब नहीं दे पाया जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा भूखे हैं, मीनिंग, यानी कि जीवन का अर्थ। विज्ञान ने बहुत कुछ बताया, समझाया, जैसे ब्रह्मांड कैसे काम करता है और ये भी कि हम दुनिया में कैसे आए, लेकिन विज्ञान आज तक ये नहीं बता पाया कि हम दुनिया में क्यों हैं या हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। पामर मुस्कुराया और बस इतना कहा, हाँ ये तो सच है। एली थोड़ी गंभीर हो गई। उसने कहा, हद है, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि विज्ञान ने ईश्वर को खत्म कर दिया है? क्योंकि विज्ञान इन धारणाओं पे विश्वास नहीं करता, लेकिन विज्ञान का मकसद सिर्फ सच तलाश करना है, ना कि जीवन का अर्थ और ईश्वर जैसे धार्मिक मान्यताओं को सच साबित करना। पामर इसका जवाब देना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक कर रह गए। एली ने आगे कहा, सोचो तब क्या होगा जब विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि ईश्वर कभी थे ही नहीं। अब पामर भी गंभीर हो गया। वो अब इस बहस में असहज महसूस करने लगा। वो टॉपिक बदलना चाह रहा था, लेकिन एली तो अब जैसे पामर की मान्यताओं को कुचलने पर ही अड़ गई। उसने पूछा, क्या तुमने कभी ऑकम्स रेजर प्रिंसिपल के बारे में सुना है? ये सिद्धांत कहता है अगर किसी चीज के कई एक्सप्लेनेशन हो तो सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन आमतौर पर सही होती है। तो सोचो पामर, क्या हमें ये मानना चाहिए कि इस पूरे ब्रह्मांड को किसी अदृश्य शक्ति ने एक मकसद के लिए बनाया है, लेकिन वो हमें अपने होने का कोई भी सबूत नहीं देना चाहता? या फिर ऑकम रेजर के मुताबिक ज्यादा लॉजिकल यही नहीं होगा कि हमने खुद भगवान को बनाया है ताकि हम इस रहस्यमयी अनंत ब्रह्मांड में खुद को इतना अकेला और बेबस महसूस ना करें? पामर ने एक पल सोचा, फिर पूरी ईमानदारी से कहा, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे संसार की कल्पना भी नहीं कर सकता जहां कोई ईश्वर ना हो। मेरे लिए मेरी आस्था ही मेरा आधार है। एली उसकी आंखों में देखते हुए बोली, शायद तुम्हें भ्रम में जीना पसंद हो, लेकिन मैं सिर्फ वैज्ञानिक सबूतों पर यकीन करती हूँ। मुझे सिर्फ प्रूफ चाहिए। पामर एक पल रुका और बड़ी सादगी से पूछा, ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ साइंटिफिक प्रूफ पर भरोसा है। फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम अपने पिता से प्यार करती थी? एली ने जवाब दिया, हाँ, सबसे ज्यादा। ये सुनकर पामर ने कहा, तो इसे साइंटिफिकली प्रूव करो। एली कुछ पल के लिए चुप रह गई। वो हैरान थी। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। पामर ने कहा, एली तुम अपने पिता से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन क्या उस प्यार को साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है? क्या वो इमोशन, कनेक्शन, यादें किसी लैब में टेस्ट की जा सकती हैं? नहीं। लेकिन फिर भी तुम जानती हो कि वो प्यार सच था। जिस तरह हमें प्यार को साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसी तरह भगवान, विश्वास और आस्था को भी साबित करने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान एक बड़ी खबर सामने आई। वैज्ञानिकों ने एलियंस द्वारा भेजे गए संदेश का 3D मॉडल तैयार कर लिया था। मॉडल देखकर साफ हो गया कि उस मशीन में एक इंसान के बैठने की खास जगह थी। यानी एली की थ्योरी बिल्कुल सही थी। ये सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि एक इनविटेशन था। एलियंस इंसानों को अपने ग्रह पर बुला रहे थे। राष्ट्रपति ने तुरंत अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में आधिकारिक रूप से एलियन मशीन को बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये प्रोजेक्ट सस्ता नहीं था, अरबों डॉलर का खर्च आने वाला था। इसलिए राष्ट्रपति ने दुनिया के बाकी देशों को भी इस मिशन में साझेदार बनने का न्योता दिया, ताकि ये इंसानियत का प्रोजेक्ट बने, ना कि सिर्फ किसी एक देश का। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर वो कौन होगा जो एलियंस की मशीन में बैठकर धरती की तरफ से पहली बार ब्रह्मांड की सीमा पार करेगा? इसके लिए एक विशेष सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, जिसका काम था दुनिया के सबसे बुद्धिमान, साहसी और जिम्मेदार इंसान को चुनना जो एलियन से मिलने जाएगा। एली खुद इस खोज का सबसे अहम हिस्सा थी, इसलिए उसका नाम भी उम्मीदवारों की सूची में शामिल हुआ। एलियन से मिलने का जुनून ऐसा था कि ड्रमलिन ने तो कैंडिडेट बनने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। धीरे धीरे 10 दावेदार चुने गए, जिनमें एली और ड्रमलिन दोनों शामिल थे। कुछ दिन बाद वो दिन आया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, यानी कि कैंडिडेट्स का फाइनल टेस्ट। हर देश की नजरें टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी थी। सब जानना चाहते थे, आखिर कौन जाएगा ब्रह्मांड के उस पार। सिलेक्शन कमेटी में थे दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स, साइंटिस्ट्स,
थियोलॉजियंस, फिलोसोफर्स, वहीं पामर भी उनमें शामिल था। एक एक करके उन्होंने सभी कैंडिडेट से सवाल पूछे और फिर आई एली की बारी। एली ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सिलेक्शन कमेटी के हर सवाल का धैर्य और समझदारी से जवाब दिया। इसके बाद एक मेंबर ने एली से सवाल किया, इस मिशन में अगर आप उन बुद्धिमान एलियन सभ्यता से मिलती हैं और आप उनसे केवल एक ही सवाल पूछ सकती हैं, तो वो सवाल क्या होगा? एली ने बड़ी ही खूबसूरती से जवाब दिया। उसने कहा, मैं पूछूंगी, आपने ये कैसे किया? कैसे इतने आगे बढ़े बिना खुद को खत्म किए? क्योंकि हम इंसान विज्ञान और टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही खुद को और पृथ्वी को खतरे में डाल रहे हैं। आप जैसे एडवांस स्पीशीज ने इस दौर को कैसे पार किया? मैं ये सवाल पूछूंगी क्योंकि आज यही टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे इंसानों के आगे सबसे बड़ी चुनौती है। एली के इस जवाब ने कमेटी मेंबर्स को इम्प्रेस कर दिया। एली को पूरा यकीन हो चुका था कि पैसेंजर उसे ही चुना जाएगा, लेकिन तभी पामर ने एली से एक आखिरी सवाल पूछा। उसने कहा, डॉक्टर एली एरोवे, क्या आप ईश्वर पर यकीन रखती हैं? एली कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उसने पूछा, माफ कीजिए, पर इस सवाल का इस मिशन से क्या लेना देना है? तभी एक सदस्य ने कहा, इसका गहरा संबंध है डॉक्टर, क्योंकि ये मिशन सिर्फ विज्ञान का नहीं, लोगों की धार्मिक आस्था का भी है। और दुनिया के 95% लोग किसी न किसी रूप में धार्मिक हैं। वो चाहते हैं कि जो इंसान उनकी ओर से ईश्वर से बात करने जाए, वो खुद भी ईश्वर में विश्वास रखता हो। एली जानती थी कि अगर उसने सच बोला तो शायद उसे ये मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने वही कहा जो सच था। उसने नजरें झुकाए बिना कहा, मुझे सिर्फ वैज्ञानिक सबूतों पर यकीन है। ये कहकर एली ने अपना मौका गंवा दिया। कुछ समय बाद रिजल्ट सामने आया। कमेटी ने ड्रमलिन को पैसेंजर के तौर पर चुन लिया था, क्योंकि ड्रमलिन ने इस सवाल का वो जवाब दिया जो लोग सुनना चाहते थे। उसने खुद को पूरी तरह एक धार्मिक इंसान बताया। एली को सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि पामर ने उसके लिए वोट भी नहीं किया था। एली पामर से बहुत ज्यादा रूठ गई। इसके बाद वो पामर से कभी नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एलियन की मशीन बनकर तैयार हो गई। ये एक आधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीन थी जिसमें बड़े बड़े रिंग के आकार के पार्ट्स लगे हुए थे, और उस मशीन के ऊपर एक कैप्सूल जैसा पैसेंजर पॉड भी मौजूद था जिसमें पैसेंजर को बिठाया जाना था। एलियंस के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उस रिंग के घूमने पर उसके बीचों बीच पैसेंजर पॉड में बैठे पैसेंजर को गिराया जाना था। हालांकि कोई भी ये नहीं जानता था कि मशीन के बीचों बीच आने के बाद पैसेंजर के साथ क्या होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि मशीन के बीचों बीच कोई नया डायमेंशन खुलेगा जो पैसेंजर को एलियन की दुनिया में ले जाएगा। तो वहीं कुछ का मानना था कि मशीन के बीच एक वर्म होल खुलेगा जो लाइट की स्पीड से पैसेंजर को एलियन के प्लेनेट में पहुंचा देगा। हालांकि ये प्रोसेस जितना आसान लगता था उतना ही खतरनाक था। कई विशेषज्ञ दावा कर चुके थे कि इस मशीन में जाने वाले पैसेंजर की मौत तो तय है, इसलिए इंसान को भेजने से पहले इस मशीन का ट्रायल किया जा रहा था और पहले एक रोबोट को भेजा जा रहा था। ड्रमलिन इस ट्रायल मिशन को सुपरवाइज कर रहा था। वो अपनी टीम के साथ मशीन के टावर पर था और वहीं एली बाकी टेक्नीशियन टीम के साथ कंट्रोल रूम संभाल रही थी। भले ही एली ने पैसेंजर बनने का मौका गंवा दिया था, लेकिन अब भी वो इस मिशन में अपना योगदान दे रही थी। एली के साथ साथ दुनिया भर की नजरें इस मिशन पर गड़ी हुई थी। इसी के साथ मशीन शुरू की गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एली का ध्यान ड्रमलिन के एक टेक्नीशियन की तरफ गया। असल में वो कोई टेक्नीशियन नहीं था, बल्कि वही आदमी था जो वैज्ञानिकों के खिलाफ प्रोटेस्ट करता था। एली उसे देखते ही पहचान गई। वो समझ गई कि वो आदमी कुछ गड़बड़ करने वाला है। एली ने तुरंत ड्रमलिन की टीम को उस आदमी से सतर्क किया, जिसके बाद ड्रमलिन और उसकी टीम ने उसे धर दबोचा। लेकिन वो आदमी तो बम से लदा हुआ था। ड्रमलिन कुछ कर पाता उससे पहले ही उसने बम का धमाका कर दिया। अरबों डॉलर की वो मशीन एक ही पल में मलबे के ढेर में बदल गई। इस धमाके में ड्रमलिन भी मारा गया। इस घटना ने एली के साथ साथ दुनिया भर के लोगों की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। वो मशीन इतनी महंगी थी कि दोबारा उसे बना पाना नामुमकिन था। एली अब हार मानकर सीधा अपने घर लौट आई। तभी उसने देखा कि उसके घर पर कोई नया और एडवांस कंप्यूटर सिस्टम छोड़ गया था। एली ने जब कंप्यूटर को ऑन किया तभी उसमें एक वीडियो कॉल शुरू हो गया। वो वीडियो कॉल हेडन का था, जो इन दिनों एक रशियन स्पेस स्टेशन में रह रहा था। दरअसल हेडन को कैंसर था, इसलिए वो अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी और कम ऑक्सीजन में अपना समय बिता रहा था, क्योंकि इससे उसकी बीमारी के बढ़ने की गति धीमी हो सकती थी। हेडन ने एली को जापान के होकाइडो आइलैंड की एक सैटेलाइट इमेज दिखाई। एली ने देखा कि होकाइडो आइलैंड में एक दूसरी एलियन मशीन मौजूद थी।
उसे देख एली दंग रह गई। उसके बारे में पूछने पर हेडन ने बताया कि ये दूसरी एलियन मशीन है जिसे अमेरिका और जापान ने मिलकर सीक्रेटली बनाया था ताकि पहली मशीन अगर नष्ट हो जाए तो दूसरी का उपयोग कर सके। इसे जापानीज इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाया था, लेकिन इसका कंट्रोल अमेरिका के पास था और इस प्रोजेक्ट में हेडन इंडस्ट्रीज का भी पैसा लगा था, इसलिए हेडन को उस मशीन का पैसेंजर चुनने का हक था। हेडन ने उस मशीन की पैसेंजर इस दफा एली को चुना। एली बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई। वो उसी वक्त होकाइडो आइलैंड के कमांड सेंटर में जा पहुंची। इस बार उस मशीन का कोई ट्रायल रन नहीं किया गया, बल्कि एली को सीधा पैसेंजर पॉड पर बैठना था। साथ ही साइंटिस्ट्स उसके सूट में एडवांस कैमरे और माइक्रोफोन फिट करने वाले थे ताकि मिशन के दौरान एली जो भी देखे वो रिकॉर्ड हो जाए। कुछ समय बाद एली घबराई हुई सी एक कमरे में बैठी थी। इसी बीच पामर वहां आया। पामर ने एली से माफी मांगते हुए उसे एक हकीकत बताई। उसने पहले एली से पैसेंजर बनने का मौका इसलिए छीन लिया था क्योंकि उसे डर था कि अगर मशीन में गड़बड़ी आई तो एली मर भी सकती है, और पामर एली से प्यार करता था इसलिए उसे खोना नहीं चाहता था। पर अब उसे एहसास हो गया था कि वो एली से उसका सपना छीन रहा था, इसलिए इस बार वो एली के साथ था। पामर के हौसले के साथ एली इस मिशन के लिए तैयार हो गई और पैसेंजर पॉड में सवार हो गई। अब तक दुनिया भर में इस दूसरी मशीन के होने की खबर पहुंच चुकी थी और एली के एलियन की दुनिया में जाने के सफर की खबरें सारे टीवी चैनलों में थी। इसी के साथ मशीन स्टार्ट हो गई। रिंग्स के पूरी रफ्तार में घूमते ही उसके अंदर एक तेज ऊर्जा जनरेट होने लगी और वो मशीन जगमगाने लगी। इसी के साथ एली के पॉड को रिंग के अंदर गिरा दिया गया। एली का पॉड जैसे ही मशीन के बीच पहुंचा तभी एली ने खुद को एक टनल के अंदर पाया। वो टनल असल में एक वर्म होल था। एली पूरी रफ्तार से उस वर्म होल के अंदर और अंदर जाती जा रही थी। हालांकि इस दौरान कंट्रोल रूम का एली से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था, जिससे कोई भी एली को देख या सुन नहीं पा रहा था। तभी अचानक ही एली एक झटके से उस वर्म होल से बाहर निकल आई, लेकिन अब वो अंतरिक्ष में थी जहां से उसे वेगा स्टार सिस्टम नजर आ रहा था। एली उसकी खूबसूरती में लीन हो गई, उसे पता भी नहीं चला और वो पैसेंजर पॉड से एक समंदर के किनारे उतर आई। वो समंदर, वो द्वीप बिल्कुल पृथ्वी की तरह लग रहे थे, लेकिन आसमान में बादल की जगह एक पूरी गैलेक्सी नजर आ रही थी। लग रहा था जैसे वो उसके ऊपर ही हो। एली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एली ने जब ऊपर की ओर छूकर देखा तो पाया कि वो गैलेक्सी और आसपास के नजारे किसी तरह का होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था, लेकिन काफी एडवांस। इतने में ही एली को सामने से कोई चलकर आता हुआ दिखाई दिया। वो कोई और नहीं, एली के पिता थे। उन्हें देख एली बहुत ज्यादा भावुक हो गई और उनके सीने से लिपट गई, लेकिन जल्द ही एली को समझ आ गया कि वो उसके पिता नहीं थे, बल्कि वो एक एलियन प्राणी था। असल में उन एलियन प्राणियों ने उस जगह को एली के मेमोरी में मौजूद जगह के हिसाब से ढाल दिया था ताकि एली को वहां घर जैसा महसूस हो। एली ने उस प्राणी से सवाल किया, तुमने हमसे संपर्क क्यों किया? इस पर प्राणी ने कहा, हमने नहीं, संपर्क तो तुमने किया था, हमने तो बस तुम्हें सुना और जवाब दिया। फिर एली ने पूछा, क्या दुनिया में और भी सभ्यताएं हैं? उस प्राणी ने कहा, हाँ, बहुत सारे। एली ने पूछा, क्या वो सब भी तुम्हारे बनाए इस ट्रांजिट सिस्टम से यहाँ आते हैं? इस पर उस प्राणी ने कहा, हाँ, ये सिस्टम हमने ही बनाया और हमें आज तक ये नहीं पता कि इसे बनाने वाले कौन थे। हम जब यहाँ आए तब तक वो जा चुके थे, बहुत पहले, पर शायद एक दिन वो फिर लौटेंगे। एली ने आगे पूछा, क्या बाकी सभ्यताएं जिन्हें आप ढूंढ चुके हैं, क्या वो भी यहाँ आते हैं? उस प्राणी ने कहा, सभी नहीं। एली ने पूछा, फिर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या आप हमारी परीक्षा लेना चाहते थे कि हम काबिल हैं या नहीं? इस पर उस प्राणी ने कहा, नहीं, ये कोई टेस्ट नहीं है। हमने समझा है कि तुम इंसान खुद को दुनिया में बहुत अकेला महसूस करते हो। हम बस ये दिखाना चाहते थे कि तुम अकेले नहीं हो और ये ब्रह्मांड सोना नहीं है। एली ने पूछा, अब क्या होगा? उस प्राणी ने कहा, अब तुम्हें घर वापस जाना होगा। लेकिन एली बेचैन हो उठी और कहा, पर मुझे तो आपसे अभी कई सवाल पूछने हैं। क्या हम कभी यहाँ वापस आ पाएंगे? उस प्राणी ने कहा, ये तो बस पहला कदम था, अभी तुम्हारे आगे कई मंजिलें हैं। लेकिन एली ने कहा, इन कैमरों में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैं सबको कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं आपसे मिली? इस पर उस प्राणी ने कहा, करोड़ों सालों से ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन समय आने पर सबको यकीन हो जाएगा। ये कहकर उसने एक पिता की तरह एली के माथे को चूम लिया, जिसके बाद पलक झपकते ही एली वर्म होल के जरिए वापस पृथ्वी पर लौट आई। उसके लौटते ही पैसेंजर पॉड समंदर में गिर गया और एली का कंट्रोल रूम से संपर्क वापस जुड़ गया। एली जैसे बेहोशी से जाग उठी। उठते ही उसने अपनी टीम से पूछा,
ये कौन सा दिन है? मैं कितने समय के लिए यहाँ से गई थी? पर तभी कुछ अजीब हुआ। कंट्रोल रूम से एली को बताया गया कि एली यहाँ से कहीं गई ही नहीं थी, बल्कि उसका पैसेंजर पॉड ऊपर टावर से सीधे नीचे समंदर में गिरा और एली से उनका संपर्क भी बस कुछ ही सेकंड्स के लिए टूटा था। ये सुनकर एली सन्न रह गई, क्योंकि वो लगभग 18 घंटे अंतरिक्ष में बिताकर आई थी। एली को कंट्रोल रूम में वापस लाया गया और उसे इस मिशन की वीडियो फुटेज दिखाई गई। अजीब बात थी कि वीडियो फुटेज में भी एली का पॉड मशीन से होते हुए सीधा पानी में गिरा था। कमेटी की बैठक में एली सभी को समझाने लगी कि वो लगभग 18 घंटे स्पेस और एलियन के प्लेनेट पर बिताकर आई है। वहां उसने जो जो देखा था वो सब उन्हें बताया, लेकिन कोई ठोस सबूत, कोई रिकॉर्ड ना होने के कारण कोई भी एली की बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। सभी को लग रहा था कि एली ने जो भी देखा वो बस उसका इमेजिनेशन था। हालांकि एली ने उन्हें समझाया कि वो वर्म होल में गई थी, जहां समय लगभग रुक जाता है, इसलिए पृथ्वी के चंद सेकंड्स में वो वहां 18 घंटे बिताकर लौट आई। हालांकि वर्म होल भी अभी एक थ्योरी ही था, जिसका कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए एली इस थ्योरी से भी अपनी बात साबित नहीं कर पाई। एली जो कल तक ये कहती थी कि उसे केवल वैज्ञानिक सबूतों पर यकीन है, लोगों के विश्वास को उनका भ्रम मानती थी, आज उसके ही पास अपने ही अनुभव को, अपनी आंखों देखी हकीकत को साबित करने के लिए कोई साइंटिफिक सबूत नहीं थे। आज लोग उसके विश्वास को भ्रम मान रहे थे, लेकिन एली को यकीन था कि जो कुछ भी उसने देखा वो सब सच था। उस वक्त केवल एक इंसान ने एली पर भरोसा किया था, पामर। एली भी अब पामर के ईश्वर के प्रति विश्वास को समझ पा रही थी। पामर के साथ साथ दुनिया भर के वो लोग जो ईश्वर में आस्था रखते थे, उन्हें भी एली की बातों पे यकीन था। ये देख एली खुश थी। कुछ वक्त बाद सरकार द्वारा इस पूरी घटना की गहराई से छानबीन की गई। छानबीन में इन्वेस्टिगेशन कमेटी को एक चौंका देने वाली बात पता चली। हालांकि एली के कैमरे में केवल स्टैटिक यानी कि झिलमिलाहट ही रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग 18 घंटे की थी। इस बात ने एक बार फिर साइंटिस्ट्स को एली की बातों पे यकीन करने पर मजबूर कर दिया। एली के SETI प्रोजेक्ट को एक बार फिर फंडिंग मिल गई। अब एली और भी बड़े और स्ट्रॉन्ग रेडियो टेलीस्कोप्स के साथ अपनी खोज जारी रख सकती थी। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो एलियन सभ्यता उनसे दोबारा संपर्क करेगी। इस उम्मीद और हौसले के साथ एक बार फिर वो अपने काम पर लग गई और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।